सिर्फ 35 मिनट के भीतर कई बार भूकंप के झटके ने नेपाल से लेकर भारत के उत्तर पूर्व तक को हिलाकर रख दिया। राजस्थान से उत्तर पूर्व इस दौर में जितने भी राज्य आए, सब कुछ हर जगह पर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। जान माल की हानि है। बिहार में सबसे ज्यादा 20 लोग की मौत, यूपी में 8 लोगों की मौत। नॉर्थ ईस्ट से धीरे धीरे खबरें आ रही हैं, लेकिन हम आपको सबसे पहले दिखलाते हैं देश के मानचित्र पर। जरा समझ लीजिए कितनी बड़ी तादाद में और कितने बड़े हिस्से को प्रभावित इस भूकंप ने किया है। हालांकि केंद्र नेपाल का पोखरा और काठमांडू के बीच लुमजोंग का इलाका प्राकृतिक तौर पर बेहद शानदार इलाका, लेकिन उस पूरे जगहों पर जितनी भी इमारतें थी, पुरातन काल की इमारत हो या ऐसे कच्चे ढांचे हों, वो लगता गिरते चले गए। और ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं, आप स्क्रीन पर, ये हमने खासतौर से बनाया है, अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कि जिसमें भूकंप से प्रभावित इलाकों का जो जिक्र है। विपुल जी, एक जानकारी इसमें चाहेंगे। हम एक चीज देख रहे हैं, राजस्थान तक चीजें गई हैं, उधर उड़ीसा तक गई है, उसके नीचे क्यों नहीं गई है भूकंप से प्रभाव का इलाके में? महाराष्ट्र को नहीं छुआ, आंध्र प्रदेश को बहुत नहीं के बराबर छुआ। वो देखिए, तो इंटरनल टेक्टोनिक एक्टिविटी जो जिसे बोलते हैं, जो प्लेट्स के साथ में उसका लेना देना है। तो ये नहीं कहा, मतलब कि मैं बार बार यही चीज़ दोहरा रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है प्रिडिक्ट करना कि हमारे लिए कहाँ पे अर्थक्वेक एग्जैक्टली इस बारी आया और क्यों नहीं आया। नहीं, हम उसके जो स्क्रीन पर दिखला भी रहे हैं कि कितनी प्लेट्स होती है, इनर कोर क्या है, आउटर कोर क्या है, मेंटल कोर, क्रस्ट उसके क्या क्या है, किस रूप में टकराव, क्या ये एक फेज के बाद चेंज भी करते हैं? जी हाँ, उसमें कई वो चीज़ें हैं, उसके प्लेट्स की जो इंटर प्लेट बाउंड्रीज हैं, कहाँ पे शैलो है, कहाँ पे मोटा है क्रस्ट, कहीं पे ऊपर ज़्यादा होगा भूकंप, कहीं ऊपर नीचे होगा। पर ये टेक्निकलिटीज़ में जाना मैं समझता हूँ कि इतना कोई फ़ायदा नहीं है व्यूअर्स को, जितना कि ये समझना कि भूकंप को रेजिस्ट करने के लिए आप अपना मकान अच्छी तरह से बनाएं। जी, हम उस पर आते हैं। डॉक्टर कोइत्रा, एक सवाल और जहन में होगा हर किसी के, गहराई मापी गई कि 2 किलोमीटर नीचे था, क्या उस गहराई से भी ऊपर के असर पर पड़ता है? अगर वो और ज़्यादा गहरा होता तो कम असर होता? बिल्कुल, जो उथले भूकंप होते हैं, यानी कि जिनका जो फोकस पॉइंट जो है वो उथला होता है, कम गहरे होते हैं, उसमें तबाही बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग वेव्स और बिल्डिंग्स तक पहुंच पाती हैं। जो गहरा होता है उसका स्प्रेड ज़्यादा होता है, यानी कि फैलाव ज़्यादा होता है। तो तभी जो हिमालयाज़ में जो अर्थक्वेक आते हैं, उनका असर दिल्ली तक इसलिए नज़र आता है क्योंकि जो लो अर्थ फोकस वाले अर्थक्वेक्स होते हैं, 70 किलोमीटर से ऊपर जिनकी गहराई होती है, तो दिल्ली में रेजोनेंस इफेक्ट से यहाँ की भी इमारतें हिलती हैं इस तरह के भूकंपों से। आपने जोर दिया विपुल जी, एक जानकारी तब दे ही दीजिए कि आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि अब इस दिशा में जाइए, भूकंप आते रहेंगे, मैसेज ये है? जी हाँ, उससे बचने के उपाय हमें खोजने हैं, मैसेज ये है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए गवर्नमेंट को नॉर्म्स बनाने चाहिए। बिल्कुल, नॉर्म्स बने पड़े, इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर दिल्ली जैसी जगह में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही है तो क्या स्थिति है देश की? वो आप खुद ही समझ आ रहे हैं, लेकिन मैं तो एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ बताऊंगा कि जो पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको प्रॉपरली रेगुलेट किया जाए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके अंदर प्लानिंग, मटेरियल्स और वर्कमैनशिप, ये तीनों, मतलब कि जिस तरीके से डिज़ाइन करी जाती है बिल्डिंग, मतलब स्ट्रक्चरली डिज़ाइन हो जाती है, और ऑफ कोर्स आर्किटेक्चरली भी डिज़ाइन। दूसरा ये प्लानिंग में आ गया आपका। दूसरा जो है आपकी वर्कमैनशिप। हमें एक जानकारी दे दें कि लगातार तादाद बढ़ रही है, अब लगभग 600 तक, यानी 597 सरकार की तरफ से ही, नेपाल सरकार ने कहा है 597 मौत की पुष्टि कर दी गई है। यानी कितनी बड़ी मात्रा में ये पूरे के पूरे तबाही का मंजर जो नजर आ रहा है, इसकी वजह बढ़ेगा, ये आंकड़ा बढ़ेगा। हम ये जरा जानना चाह रहे हैं कि अगर ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या ये माना जाए कि कुछ जगहों पर जो भूकंप से प्रभावित इलाके होते हैं उसमें सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं डैमेज होते हैं, बल्कि चीजें एक लिहाज से डोल जाती है? देखिए, तो कहते हैं पृथ्वी डोल गई। डिया, एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन में क्या होता है, जब सैंड होती है और उसके अंदर सैंडी मटेरियल होता है, सैंडी सॉइल होता है, मतलब रेत है, जिस तरह आपका दिल्ली एरिया में, नोएडा एरिया में यमुना का जो फ्लड प्लेन है, वहाँ पे आप 2 मीटर नीचे जाएंगे तो आपको खाली यमुना सैंड मिलेगी और पानी मिलेगा थोड़ा, तो या पानी मिलेगा, तो उससे वो जो है जब भूकंप आता है तो वो मैक्सिमम हिलती है और स्ट्रक्चर जो हैं
उस पर उन ऐसे टाइप के जो सॉइल्स पर बैठे होते हैं उनको मैक्सिमम इफेक्ट होता है। तो उससे जिसे हम बोलते हैं सेटलमेंट होती है सॉइल की, तो जब अगर एक साइड पे सेटल होता है तो उससे भी स्ट्रक्चर गिर सकता है। अगर स्ट्रक्चर पुअरली और वो प्लानिंग का है कि अगर आपने पहले से डिज़ाइन ठीक तरह से करा था, जियो टेक्निकल रिपोर्ट जो आपकी सॉइल रिपोर्ट है ठीक तरह से बनी थी, तो आपने उसी तरीके से फाउंडेशन बनाई होगी, उसी तरीके से स्ट्रक्चर बनाया होगा। अगर आपकी प्लानिंग पुअर होगी तो भी बिल्डिंग गिरेगी। मैं वापस उसी पॉइंट पर आऊँगा, अगर आपका मटेरियल पुअर होगा तो भी स्ट्रक्चर गिरेगा। अगर आपने ठीक से अपने टूल्स इस्तेमाल नहीं किए, जो वर्कर आपके ठीक काम नहीं किया है, तभी भी स्ट्रक्चर गिर सकता है। हम इसको लगातार देख रहे हैं। हम लोगों ने जब से चर्चा शुरू की है, पिछले 1-1.5 घंटे के भीतर ही तादाद मरने वालों की बढ़ती जा रही है। डॉक्टर कोइत्रा, आप कह रहे हैं ये संख्या बढ़ भी सकती है, किस तरीके से एनालिसिस हो रहा है कि क्योंकि पिछले 1.5 घंटे के भीतर में हमने देखा 150 से 600 तक का आंकड़ा सरकार की तरफ से पहुंच गया है। बढ़ने का मतलब क्या है कि भूकंप को जिस रूप में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा घातक था या इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है? क्या वजह है? इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है क्योंकि कई लोग अभी मलबे के नीचे होंगे और कई जो निकाले जा चुके हैं उनकी जो अगर वो सीरियसली इंजर्ड हैं तो भी वो मौत का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि अगर जैसे बैकबोन जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, अगर उसके ऊपर फ्रैक्चर हो गया है तो कुछ घंटों की जान। आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन के तौर पे देख रहे हो कि इन्फॉर्मेशन आएगी इस संख्या की? बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि जो सीरियसली इंजर्ड हैं वो मौत के मुंह पे चले जाएंगे। अगर जैसे आप मेडिकल अरेंजमेंट भी बता रहे हैं उतना बढ़िया नहीं है। बताया कि आपकी जमीन अगर बड़ी मुलायम है, सैंडी है, और वहां पर अगर भूकंप का प्रभाव हमें बाद में एनालिसिस होता है क्या इसका? कि बाद में देखिए एनालिसिस तो अभी चलता ही रहेगा कि क्योंकि जब एकदम से रिपोर्ट आती है, साइंटिफिक रिपोर्ट आती है कि भूकंप की तीव्रता कितनी है और ये सब, उसके बाद उसका जो पूरा इफेक्ट होता है उसके लिए तो कई सारे ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स आती हैं, फील्ड डेटा इकट्ठा होता है, एग्जैक्ट जो अर्थक्वेक की पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फिर वो आंकलन बाद में पता चलता है, एकदम से ऐसे न्यूज़ नहीं आ पाएगी। और उसके अलावा जो मौतों की बात है और जो जनता पर जो असर पड़ा है उसका भी अभी आंकलन, जैसे आप बता रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम भी उनका उड़ गया है, तो अभी सारी न्यूज़ तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंची भी नहीं है जो। और अगर जैसे इनके यहाँ पे कुछ और व्यवस्था होती, जैसे कुछ लोकल कम्युनिटीज़ कम्युनिटीज़ में कुछ कमेटी बनी होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी, जिनका दायित्व होता कि सर्च एंड रेस्क्यू में मदद करें और पता बताएं कि कहाँ कितने लोग रहते थे, किस इमारत में इस वक्त कितने बच्चे थे या कितने बड़े लोग थे। इस तरह का आंकलन अगर किसी एजेंसी ने नहीं किया है तो ये अभी सिर्फ आंकलन की बात है, अभी ये खबर और बढ़ेगी। कई चीज़ें इसमें निकल कर आई है क्योंकि हम हालांकि दृश्य इस समय स्क्रीन पर आपको भारत के दिखला रहे हैं, कोलकाता, पटना, लखनऊ, इलाहाबाद, रांची, फरीदाबाद। हम आपको 50 दृश्य जो हैं उसके दिखलाएं। एक कमेंट उससे पहले हम एक चाहेंगे जिसका जिक्र कर रहे हैं। एक मरीज ने कहा कि उसका पूरा सिर घूम रहा था जिस समय भूकंप आया और वो महिला थी और बोल रही थी कि मैं तो किसी तरह रुक गई। क्या भूकंप इस रूप में होता है कि आपके पूरे मेडिकली जो होते हैं आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को अंदर से भी स्थिति बिगाड़ दे? ये स्थिति आती है मेंटली? ब्रेन के ऊपर डैमेज हो सकता है अगर स्कल पे इंजरी होती है। इंजरी नहीं है, वो सुरक्षित थी सड़क पे और सड़क पे वो मैसेज दे रही थी, उसने पकड़ ली पटरी को जो किनारे भी और पकड़ के बैठ गई। उससे जब पूछा उस वहाँ पर जो मौजूद था रिपोर्टर, उसने कहा मुझे लगा कि मैं घूम गई। वो एक डिसओरिएंटेशन का फेज होता है जो कि तेज घूमने के कारण ब्रेन का जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहता है अपने इसके अंदर, खोपड़ी के अंदर, उसके घूम जाने से उसको ऐसा महसूस हुआ, मगर उससे कोई उसको हानि नहीं हुई उसके कई दृश्य हैं ऐसे जो बेहद ही त्रासदीपूर्ण हैं। लेकिन आइए अब सीधे चलते हैं सईद अंसारी, जरा दिखाइए उन तस्वीरों को। जहां पे आपदा की बात आती है वहां पे गृह मंत्रालय आ जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त हैं MOS होम किरण रिजिजू, सीधा उन्हीं से बात कर सकते हैं। बहुत बड़ा भूकंप का झटका आया है, नेपाल उससे अफेक्टेड है, काफ़ी राज्य उससे अफेक्टेड हैं। होम मिनिस्ट्री किस तरह से अपना डिप्लॉयमेंट कर रहा है, किस तरह से NDRF और NDMA को डिप्लॉय कर रहा है? हमारा गृह मंत्रालय से जो रिस्पॉन्ड करना था सही समय पर हमने शुरू किया है और मुख्य रूप से बिहार जहाँ पे सबसे ज़्यादा मौतें हुए हैं और कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हुए हैं वहाँ मैक्सिमम कंसंट्रेशन करके हमारे टीमें भेजी गई हैं। और उसके बाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम बंगाल में भी डैमेज काफ़ी हुआ है तो वहाँ में भी टीमें लगे हुए हैं।
उसके साथ साथ नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है वहाँ बहुत ही बड़ी तबाही हुई है। तो हमारा 10 NDRF की टीमें हैं, जिसमें से 5 जो है अभी निकल चुके हैं और बाकी सेकंड टीम जो है वो भी निकलने वाले हैं। तो ये सारा जो हमारा जो ऑपरेशन है, ये रेस्क्यू बचाव का जो हमारा दल है वो सबसे पहले पहुंच रहे हैं और वो बचाव का काम करेंगे। सर, आपके पास 2 टास्क हैं, एक तो नेपाल की साथ में मदद करना और साथ में राज्यों की मदद करना। तो क्या हमारे पास उतना मैन पावर है, उतनी इक्विपमेंट है कि हम दोनों काम एक साथ कर सकें और किस तरह से? जी, हमारा पूरा तैयार है, इसलिए हम लोग ने ये कर पा रहा है। और बहुत दुख की बात है कि जो डैमेज जो काफ़ी ज़्यादा हुए हैं और नेपाल में तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है। तो इसलिए इस वक्त हमारा अपना देश का जो हालात है इसको पूरा हम संभाल रहे हैं। साथ साथ नेपाल में भी जो हमारा रेस्क्यू टीम है वो भी जा चुके हैं और साथ में जो राज्य सरकारें हैं, बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल के और अन्य राज्य जितना सरकार है उसमें भी हमारा जो इमरजेंसी टीम है वो टच में है। और सरकार लेवल में भी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी के लेवल में भी वहाँ के मुख्यमंत्रियों से फ़ोन में बातचीत करके तो लगातार ये जॉइंट ऑपरेशन चल रहे हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि हम और ज़्यादा जाने ना जाए, इसलिए रेस्क्यू पहले करें, क्योंकि कुछ लोग क्रिटिकल कंडीशन में होंगे, फंसे होंगे मलबे में। इस तरह से जो घटना होते हैं उसको बचाना हमारी प्राथमिकता है, उसके बाद रिलीफ पहुंचाया जाएगा। केंद्र की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि काफ़ी असिस्टेंस देने के लिए तैयार है राज्य को। प्रधानमंत्री की मीटिंग में आप भी शामिल थे, किस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए, क्या बोला गया? प्रधानमंत्री का तो अभी जो हाई लेवल असेसमेंट करके जो टीमें को अलर्ट करना था, जितना पॉलिसी लेवल करना था, वो प्रधानमंत्री खुद निगरानी कर रहे हैं। बाकी हमारे जो गृह मंत्रालय है, हम लोग ज़मीनी पर जो ऑपरेशन का जितना भी काम काज को देखना है और उस पर जितना भी किसी प्रकार का और सहायता जुटाना है और तालमेल रखना है, ये सारा काम कर रहे हैं। इमरजेंसी हमारा ऑफिस भी खुल गए हैं, इसलिए पूरा अभी लगे हुए हैं ज़मीनी पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम लोगों तक मदद पहुँचाया जा सके। आखिरी सवाल, कितना डैमेज असेसमेंट कब तक हो पा जाएगा और क्या वो डैमेज असेसमेंट में केंद्र कितना मदद कर पाएगी? डैमेज देखिए, डैमेज जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो टीम अभी गठित किया है वो राज्य सरकार के साथ मिल करके वो डैमेज असेसमेंट करेंगे। लेकिन डैमेज का असेसमेंट बाद में होगा, पहले जाने बचाना और लोगों तक रिलीफ पहुंचाना ये प्राथमिकता रहेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया किरण रिजिजू, जो कि हमसे बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन शकील के साथ कमलजीत संधू, दिल्ली, आज तक। एक मैसेज लगातार आ रहा है कि डैमेजेस से ज़्यादा महत्वपूर्ण जान बचाना है। इसका मतलब क्या ये मान लिया जाए कि बड़ी तादाद में लोग वाकई फंसे हुए हैं? ये मैसेज है होम मिनिस्ट्री के पास और उस दिशा में ये बता रहा है कि NDRF को ये मैसेज दिया गया है। भारत का ये जो रिस्पांस आया है, मोदी साहब ने इतनी बड़ी मीटिंग कॉल करी है जैसे कि हमारे देश में खुद आपदा आई हो। मेरे हिसाब से ये एक अंतर्राष्ट्रीय जो कोऑपरेशन, मदद का बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। 688 लोगों की मौत की पुष्टि नेपाल में सरकार के जरिए हो चुकी है और ये हम बता रही हैं, आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और जिस तेजी के साथ अब जो खबरें निकलकर वहां पर आ रही हैं उसमें बड़ी तादाद में लोग फंसे हुए। 400 लोग तो उस धरारा की इमारत के भीतर फंस गए थे, जो कि उसे देखने के लिए गए थे, जो वहां का एक छोटे कुतुब मीनार के तौर पर जिसकी पहचान है, वहां पर 400 लोग फंसे थे। और वो जब निकल रहे थे तो फिर भूकंप के झटके फिर से आए, फिर उसमें कुछ लोग फंसे और वो सारे दृश्य कुछ कैमरे ने कैद किए जो हमारे पास भी आए। बड़े डराने वाले दृश्य हैं वो सारे के सारे। लेकिन इसके संकेत अब ये निकल कर आ रहे हैं कि ये तादाद लगातार अगर बढ़ रही है तो ये और बढ़ भी सकती है, क्योंकि बड़ी तादाद में भूकंप के प्रभावित इलाकों में लोग जो फंसे हुए थे, अब उनकी मौत की खबर संख्या के तादाद पे लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हम इस पे एक कमेंट चाहेंगे। ये जो बड़ी तादाद में लोगों का फंसना, ये इमारतों का उन इलाकों में कमज़ोर होना है या भूकंप से बचने के उपाय नहीं खोजना है? ये उन इमारतों का कमज़ोर होना ही क्यों, अगर वो इमारतें जो हैं वो पहले से ही ठीक बनी होती तो ये नौबत ही नहीं आती। तो फिर उसकी क्या ज़रूरत है उसके बाद में, अगर रेस्क्यू रिलीफ की अगर कोई इमारत ही नहीं गिरी है। मतलब लोगों के जहन में नेपाल आते ही चूंकि हिमालय आता है, हिमालय की रेंज और उसके तराई के हिस्से की जो हलचल है वह भी नज़र में आती है, लेकिन आप मान रहे हैं कि उसका उन दोनों के बीच में कोई तारतम्य नहीं है? नहीं, देखिए, हिमालय पूरे के पूरे टेक्टोनिक एक्टिविटी से ही तो बने हैं और वहाँ ही अर्थक्वेक्स तो हमें पता है कि वहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी के आते हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं थी। ये कोई नई बात भी नहीं है, ये तो हमें अब मॉडर्न जनरेशन को पिछले 50 साल से पता है ये बातें, और ये इसके ऊपर कितना काम हो भी चुका है देश में। लेकिन देश में, नेपाल में भी शायद कोई रिसोर्सेज
लगा नहीं पाए हैं क्योंकि इसको कभी प्रायोरिटी नहीं दी गई है। मेरे ख्याल से ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और शायद इतनी बड़ी तादाद में जो ये लगातार आंकड़ा बढ़ेगा इसलिए भी क्योंकि भूकंप के बाद जो डैमेज होता है बिल्डिंग्स में, कई बार उससे आग सबसे बड़ा खतरा जो हो जाता है, आगे लग सकती हैं। कुछ और भी जैसे गैस पाइप फट सकती है या पानी की पाइप फटने से, और बिजली की तार इलेक्ट्रोक्यूशन का जो खतरा वगैरह होता है उससे भी जाने जाती हैं। तो सिर्फ जो झटका आने से और बिल्डिंग कोलैप्स से नहीं, ये जो और चीज़ों की भी जो बिहार में तो रोशनी काट दी गई, पावर सर्किट कट किया गया, ये मैसेज है। जितने बड़ी तादाद में लोगों की मरने की खबर नेपाल से आ रही है, 1934 के बाद का सबसे बड़ा भूकंप है ये। 90 बरस के बाद जिस तरीके से पूरे नेपाल को झकझोर गया है ये भूकंप, और पूरे नेपाल के सुदूर इलाके, चाहे वो पोखरा से लेकर हिंदुस्तान की सीमा से सटे हुए इलाके भी प्रभावित क्षेत्र में आए, और उसका असर बिहार और यूपी के बॉर्डर एरिया में खास तौर से पड़ा है। और बिहार में सीतामढ़ी का इलाका, सीतामढ़ी की पहचान आप सीता के ज़रिए भी कर सकते हैं। रामायण में सीता का जिक्र, और ये सारी स्थितियां बताती हैं कि पौराणिक स्तर पर ये पूरा का पूरा रेंज जो था उसकी एक पहचान थी। इसीलिए मंदिरों का इलाका हो उस रूप में पहचान हो, पुराने स्ट्रक्चर के तौर पर पहचान हो। इन इलाकों में घूमने पर आपको इतिहास बार बार छलकेगा। और संयोग से इस भूकंप के हिस्से में वही इलाके आए हैं, बहुत सारे पुराने मंदिर गिरे हैं, बहुत सारे पुराने स्ट्रक्चर खत्म हुए हैं। उन इलाकों में बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं जो इलाके नेपाल के गरीबी और मुफलिसी वाले थे, और वहाँ पर स्ट्रक्चर इस रूप में मजबूत था नहीं, पुराने स्ट्रक्चर रह रहे थे। 688 लोगों की मौत की पुष्टि नेपाल सरकार कर चुकी है।